राहुल गांधी के दौरे पर बवाल मचा हुआ। उधर पीएम मोदी अगले 3 दिन में ताबड़तोड़ 5 राज्यों के दौरे करने वाले हैं। पीएम मोदी कल यानी 13 सितंबर से 15 सितंबर तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर पीएम मोदी 71,850 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 15 सितंबर को बंगाल जाने वाले हैं। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। बंगाल के बाद उसी दिन बिहार जाएंगे। पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की है। कांग्रेस इसे लेकर पीएम मोदी को घेरती आई है कि पीएम मोदी के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं। अब जब पीएम मोदी जा रहे हैं मणिपुर, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात हो गई। देश में अभी मुद्दा वोट चोरी का है। सुनिए राहुल गांधी। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सर, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्या अद्भुत बात है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ, कह रहे हमने कर्नाटक में दिखाया। कह रहे हैं कि अब मणिपुर जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा तो वोट चोरी का। तो वोट चोरी का मुद्दा तो मणिपुर ना जाए। अब फिर अगले में पूछते कि मणिपुर अब तक क्यों नहीं गए। जब तक नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे थे, कांग्रेस का एक ही सवाल था, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। बोल रहे हैं संसद में मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे थे। अब जब पीएम मणिपुर जा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के दौरे को ढोंग बता रहे हैं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस और क्या कह रही है, आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि कल पीएम मोदी मणिपुर के दौरे पर क्या करने वाले हैं। पीएम मोदी मणिपुर को 8,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। हिंसा से प्रभावित हुए लोगों से मिलकर पीएम उनका दर्द जानेंगे। पीएम मोदी कल दोपहर करीब 12:30 बजे चूरा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो इंफाल में 1,200 करोड़ की कीमत के मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। मणिपुर के चूरा चांदपुर और इंफाल दोनों जगह पीएम मोदी हिंसा की वजह से दूसरी जगह शरण लिए लोगों से मिलेंगे। पीएम मोदी 101 करोड़ की लागत से बने मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 538 करोड़ रुपए की लागत से बने सिविल सेक्रेटेरिएट का भी उद्घाटन करेंगे। पहले कांग्रेस को दिक्कत थी कि मोदी मणिपुर नहीं जा रहे। अब कांग्रेस कह रही है कि जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जयराम रमेश कह रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर में 3 घंटे से भी कम वक्त के लिए रहेंगे। इतनी क्या जल्दबाजी है। ये राज्यों के लोगों का अपमान है जिन्होंने इनके लिए 29 महीने का इंतजार किया। मतलब जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे, गए तो 3 घंटा क्यों गए, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, 5 घंटा, सब कांग्रेस से पूछ के पीएम का कार्यक्रम बनना चाहिए इनके हिसाब से। जयराम रमेश ने कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी ने मणिपुर की जनता के प्रति कठोरता और असंवेदनशीलता दिखाई। यह यात्रा शांति और सद्भाव को बल प्रदान करने की बजाय एक दिखावा साबित हो। विपक्ष का यही मामला है। जब तक संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं हुई, बवाल काटते रहे। जब हो गई तो बिहार एसआईआर पे संसद नहीं चलने दिया। विपक्ष का फरमाइशी गीतमाला टाइप कार्यक्रम चलता है, ये किया तो वो क्यों नहीं किया, फलाना गाना बजाए तो ये क्यों नहीं बजाए। गजब ही चल रहा। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक पूछ रही है बात कि पीएम मोदी की मां को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई, किस लेवल पे जाएंगे ये लोग। लेकिन जब मां की बात हो ही रही है, परिवार की बात हो ही रही है, तो पाठशाला में गांधी परिवार की भी बात करूंगा। अगला चैप्टर उसी पे है। आज राहुल गांधी के दादाजी फिरोज गांधी का जन्मदिन है और इस पर यह चैप्टर खोल रहा हूं कि गांधी परिवार को गांधी सरनेम देने वाले फिरोज गांधी से गांधी परिवार ने ही दूरी क्यों बनाई। इंदिरा के पति फिरोज गांधी ने नेहरू राज के कौन से घोटाले का खुलासा कर दिया। राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी के जन्मदिन पर हिस्ट्री का वो चैप्टर जो आपने सुना ना होगा। कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार के इतिहास पर बड़ा गर्व होना भी चाहिए, लेकिन इसी गांधी नेहरू परिवार का एक सदस्य ऐसा भी है जिसे खुद ऐसा लगता है कांग्रेस ने भुला कर रखा हुआ है। वो गांधी जिसका जिक्र भी कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग करते नहीं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के दादाजी, राजीव गांधी के पिताजी, इंदिरा गांधी के पति और जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज जहांगीर गांधी की, जिनका आज जन्मदिन होता है। आज ही के दिन साल 1912 में फिरोज जहांगीर गांधी पैदा हुए। फिरोज गांधी की कई पहचान रहे। वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, रायबरेली से सांसद भी बने थे, कई सामाजिक काम में भी जुड़े रहते थे।
लेकिन आज फिरोज गांधी के जन्मदिन पर गांधी परिवार और कांग्रेस में कोई हलचल भी बड़ी नहीं दिखी। फिरोज गांधी को कांग्रेस ने किस तरह से भुलाया है आप खुद देखिए। भाई, जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन दिल्ली में, इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल दिल्ली में, राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि दिल्ली में, लेकिन फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए दिल्ली में नहीं है, वो यूपी के प्रयागराज में। गांधी परिवार से जुड़े लोगों की समाधि दिल्ली में बनाई जाती, भव्य बनाई जाती, लेकिन फिरोज गांधी को दिल्ली में जगह तक नहीं मिली। और तो और प्रयागराज में फिरोज गांधी की कब्र या समाधि जो कहिए वो गांधी परिवार के सदस्य जाने से बचते हैं। फिरोज गांधी से गांधी परिवार ने दूरी क्यों बनाई, फिरोज गांधी ने कैसे आजाद भारत में नेहरू सरकार के पहले घोटाले पर सवाल उठाए थे, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज फिरोज गांधी का जन्मदिन है। उनका इतिहास और गांधी नेहरू परिवार के साथ उनके संबंधों का चैप्टर खोलूंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि फिरोज गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस और गांधी परिवार ने क्या किया। भाई, ना राहुल गांधी का एक पोस्ट आया, ना प्रियंका वाड्रा का एक पोस्ट आया, ना कांग्रेस का एक पोस्ट आया कि भाई आज फिरोज गांधी का जन्मदिन। यानी गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए फिरोज गांधी के लिए इतना टाइम भी नहीं था कि वो जन्मदिन पर उनको याद कर सके सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं, फिरोज गांधी की समाधि पर भी गांधी परिवार का कोई सदस्य सालों से नहीं गया है कहा जाता है। प्रयागराज में फिरोज गांधी की समाधि बदहाल स्थिति में है, कोई झांकने नहीं जाता वहां। राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी की समाधि पर 2008 में गए थे और उसके बाद 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर 2011 में गए थे, जबकि प्रियंका वाड्रा 2009 में अपने दादा की समाधि पर गई। नेहरू परिवार में फिरोज गांधी की ऑफिशियल एंट्री इंदिरा गांधी से शादी करने के बाद हुई। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की शादी मार्च 1942 में हुई। फिरोज गांधी और इंदिरा की शादी को शुरू से ही बेमेल माना गया था। दरअसल फिरोज गांधी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती। यह भी कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही फिरोज और इंदिरा अलग अलग रहने लगे थे। पत्रकार कूमी कपूर ने अपनी किताब द टाटास, फ्रेडी मर्करी एंड अदर बाबाज में लिखा है कि फिरोज और इंदिरा की शादी के बाद भी नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा पर कुछ ज्यादा ही अधिकार बनाए रखा। जब नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जोर दिया कि इंदिरा उनकी आधिकारिक होस्टेस बनकर दिल्ली चले, लेकिन फिरोज ने दिल्ली जाने से की बजाय लखनऊ में रहना पसंद किया। फिरोज गांधी सहज स्वभाव के थे, लेकिन कई कांग्रेसी नेता फिरोज गांधी को हल्के चरित्र का व्यक्ति मानते थे। फिरोज गांधी अक्सर कॉफी हाउस में हंसी मजाक करते पाए जाते थे। उनकी छवि ऐसे व्यक्ति की थी जिनके आसपास कई महिलाओं के रहने की खबरें थी, कई महिलाओं से उनके संबंध। किताब में लिखा है कि एक समय फिरोज इंदिरा को तलाक देना चाहते थे। तलाक देकर वो लखनऊ की एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार की महिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे और उन्होंने इसे रोक दिया। नेहरू नहीं चाहते थे कि इससे परिवार का नाम बदनाम हो। ये कूमी कपूर की किताब में लिखा हुआ है। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच संबंध सामान्य नहीं थे, यह भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी से फिरोज गांधी की दूरियां बढ़ रही थी। इसी बीच 1959 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद फिरोज गांधी ने इंदिरा को फासिस्ट तक कह दिया था। अप्रैल 1957 में केरल में लेफ्ट की सरकार बनी थी। यह कांग्रेस के लिए पहला चुनावी झटका था। लेफ्ट की सरकार ने केरल में कई सुधारवादी कदम उठाए जिनको लेकर काफी विवाद भी हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों से अशांति पैदा हो गई, कई लोग जेल भेजे, कई मौकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो लगातार केरल सरकार को बर्खास्त करने का दबाव बना रही थी। 29 जून 1959 को कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में केरल सरकार बर्खास्त करने की मांग की गई। 21 जुलाई 1959 को राष्ट्रपति ने केरल सरकार बर्खास्त करने के आदेश पर साइन कर दिया। केरल सरकार बर्खास्त करने के फैसले से नेहरू की लोकतांत्रिक छवि को गहरा धक्का लगा। नेहरू की जीवनी लिखने वाले एस गोपाल के मुताबिक इस फैसले से नेहरू की प्रतिष्ठा कलंकित हो गई थी। केरल सरकार बर्खास्त करने के फैसले से फिरोज गांधी भी खूब नाराज थे। इंदिरा ने इस फैसले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बिना केंद्र के राजी हुए यह फैसला नहीं हो पाता, लेकिन फिरोज गांधी इस फैसले से भयंकर नाराज थे। स्वीडिश लेखक बर्टिल फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखा है कि जैसे ही फिरोज गांधी को इंदिरा की जिद के बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हुए। लंच के दौरान फिरोज और इंदिरा के बीच इस मुद्दे पर झगड़ा भी हुआ। फिरोज ने इंदिरा गांधी को फासिस्ट तक कह दिया। फिरोज गांधी वो नेता हैं जिन्होंने आजाद भारत के पहले फाइनेंशियल घोटाले का भी खुलासा किया था बॉस।
यह साल 1958 की बात है। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी फिरोज गांधी के ससुर जी। फिरोज गांधी अक्सर नेहरू सरकार की टांग खींचा करते, कमियों और गलतियों के बारे में बताते रहते। इसी दौरान फिरोज गांधी ने LIC मुंदड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया, जिससे उस समय देश की राजनीति में भूचाल आ गया। हरिदास मुंदड़ा कोलकाता के मारवाड़ी व्यापारी और सटोरिये थे। मुंदड़ा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपना फायदा किया। LIC को अपनी संदिग्ध कंपनियों के शेयर ऊंचे दाम पर खरीदने को मजबूर किया। तो आज राहुल गांधी कहते हैं ना LIC का पैसा डुबा दिया मोदी ने, वो तो नहीं डूबा। उस जमाने में क्या हुआ था सुनिए। LIC को जब ये जबरदस्ती ये सब शेयर वेयर खरीदा दिया गया, तो उससे LIC को उस जमाने में करोड़ों का नुकसान हुआ। हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। मुंदड़ा की प्लानिंग थी कि LIC के निवेश की खबर से उसकी कंपनी के शेयर महंगे बिके। इस स्कैम का खुलासा फिरोज गांधी ने संसद में यह कहते हुए किया था कि उनके पास इसके सबूत हैं। फिरोज गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधान वित्त सचिव HM पटेल और वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी ने LIC पर दबाव बनाया था। यह दावा भी किया गया कि उनके पास वित्त सचिव और वित्त मंत्री के बीच के कुछ गोपनीय पत्र भी हैं। आरोप लगने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने बंबई उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस MC छागला की अध्यक्षता में जांच आयोग बना दिया। जस्टिस छागला ने 24 दिन में इस मामले की जांच पूरी कर ली और मुंदड़ा को जालसाजी का दोषी माना। जस्टिस छागला ने वित्त मंत्री, वित्त सचिव और LIC के कुछ अफसरों पर केस चलाने और पद से हटाने का निर्देश भी दिया। इसके फौरन बाद PM नेहरू ने वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी से इस्तीफा मांग लिया। इस घटना के बाद फिरोज गांधी और नेहरू के रिश्ते कहा जाता है कि कभी सामान्य नहीं रह पाए। इंदिरा के बाद नेहरू से भी उनकी नहीं बन पाई। शायद यही वजह थी कि लोकप्रिय राजनेता होने के बावजूद फिरोज गांधी अपने आखिरी दिनों में अकेले पड़ते चले। फिरोज गांधी के बारे में यह कहा जाता था कि वो विपक्ष के अनऑफिशियल नेता थे। फिरोज गांधी कांग्रेस में थे और रायबरेली से सांसद भी थे, लेकिन वो गलत को गलत कहने से डरते नहीं थे। इसी वजह से फिरोज गांधी को उस समय विपक्ष का अनऑफिशियल लीडर कहा जाता था। हालांकि फिरोज गांधी के परिवार वालों को फिरोज का आजादी की लड़ाई में भाग लेना पसंद नहीं था। इससे जुड़ा एक किस्सा भी आपको बताता हूं, जिसके बारे में बर्टिल फॉक ने अपनी किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में लिखा है कि नेहरू परिवार के साथ फिरोज का उठना बैठना उनकी मां रतिमाई को अच्छा नहीं लगता। 1931 में मोतीलाल नेहरू के अंतिम संस्कार के लिए महात्मा गांधी इलाहाबाद आए थे। तब फिरोज की मां रतिमाई ने महात्मा गांधी से कहा कि वो फिरोज को समझाएं कि आजादी की लड़ाई जैसे खतरनाक काम से दूर रहे। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि बहन, अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाएं तो 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूं। सोचिए, जिनके बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे नेता हैं फिरोज गांधी कि ऐसे 7 मेरे पास फिरोज गांधी हो जाएं तो 7 दिन में भारत को आजादी मिल जाए। उन फिरोज गांधी के आज जन्मदिन पे कोई याद करने वाला नहीं है उनको। और ये फिरोज गांधी का ही वो जो उनका पहले वो नाम कहा जाता कि फिरोज गांधी था, बाद में वो फिरोज गांधी हुआ, वही सरनेम ये गांधी परिवार में चला आ रहा। लेकिन जिनसे सरनेम आया उन्हीं को कोई याद नहीं कर रहा। आज फिरोज गांधी को गांधी परिवार ही भूल गया है ऐसा लगता है। फिरोज गांधी से कोई संबंध ही नहीं था ऐसा लगता है। आज कांग्रेस जिस गांधी परिवार की बात करती है वो महात्मा गांधी वाली गांधी नहीं है, बल्कि फिरोज गांधी वाली गांधी परिवार है। और फिरोज गांधी भी शुरू में गांधी नहीं थे। इनकी कहानी भी आपको याद दिलाता हूं। फिरोज गांधी का जन्म मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम फरीदून जहांगीर घैंडी था, मां का नाम रतिमाई जहांगीर घैंडी था। और वहां से यह आया है जो बाद में गांधी होके चला जा रहा है। फिरोज घैंडी कैसे फिरोज गांधी बने, इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में इसके बारे में लिखते हैं कि फिरोज गांधी भी जवाहरलाल नेहरू के होम टाउन इलाहाबाद से थे। वो पारसी थे, उनका सरनेम पहले घैंडी था। हालांकि जब उन्होंने आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया तो वो अपना सरनेम महात्मा गांधी के सरनेम गांधी की तरह लिखने लगे। फिरोज गांधी का सरनेम बदलना उनकी पत्नी के लिए काफी अहम साबित हुआ। केवल कुछ भारतीयों को ही नहीं बल्कि कई विदेशी लोग ये मानने लगे कि वो इंदिरा गांधी किसी ना किसी तरह से महात्मा गांधी से जुड़ी हुई, जबकि वो घैंडी बाद में गांधी हुआ और वो फिरोज गांधी वाला गांधी था। लेकिन आज भी पब्लिक ऐसा सोचती है कि जैसे वो गांधी जी के परिवार से आए हुए ये लोग, लेकिन चला जा रहा है। गांधी सरनेम रह गया, फिरोज जी पता नहीं कहां बुला दिए गए। तो आज फिरोज गांधी जी का जन्मदिन था तो हमें लगा कि आपको यह इतिहास भी याद दिलाना चाहिए। पाठशाला में अब अगली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा नेपाल में सुशीला बन गई नई प्रधानमंत्री, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आई या नहीं। जेनजी में उबाल पैदा करने वाले नेपाल के उन नेपो किड्स के वीडियो जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे।
भारत के पड़ोस में नेपाल जिस तरह से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, उसमें 3 दिनों के असमंजस के बाद आज आखिरकार कई बड़े फैसले हुए। जेन जी ने तख्ता पलट तो कर दिया था, लेकिन 3 दिन से सहमति नहीं बन पा रही कि नेपाल को इन हालात में लीड कौन करेगा, नया पीएम बनेगा कौन। अब आखिरकार यह फैसला हो गया कि सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री होंगी। सुशीला कार्की